नंबर 7, पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस कहीं ज्यादा आम है। हर 12 में से एक पुरुष कलर ब्लाइंड होता है, जबकि महिलाओं में यह सिर्फ 200 में से 1 है। तो पुरुषों में कलर ब्लाइंड होने की संभावना महिलाओं से लगभग 17 गुना ज्यादा है और इसकी वजह छिपी है हमारे क्रोमोसोम्स में। नेशनल आई इंस्टीट्यूट बताता है कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए जिम्मेदार जीन सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। आपकी आंखों में रंग पहचानने वाली कोशिकाओं का पूरा निर्देश पत्र एक्स क्रोमोसोम पर ही लिखा है। महिलाओं के पास 2 एक्स होते हैं। यह एक बिल्ट इन बैकअप सिस्टम है। अगर एक में कोई खराबी हो तो दूसरा आमतौर पर उसे कवर कर लेता है। पुरुषों को माँ से एक एक्स और पिता से एक वाई मिलता है। अगर वो अकेला एक्स कलर ब्लाइंडनेस का जीन लेकर आए तो कोई बैकअप नहीं, खेल खत्म। नतीजा चौंकाने वाला है। हर 12 में एक पुरुष कलर ब्लाइंड है। महिलाओं के लिए यह सिर्फ 200 में से 1 है। मतलब पुरुषों की दुनिया के रंग फीके होने की संभावना लगभग 17 गुना ज्यादा है। दुनिया भर में 95% कलर ब्लाइंड लोग पुरुष ही हैं। अब परिवार वाला ट्विस्ट सुनिए। एक कलर ब्लाइंड पिता यह बीमारी अपने बेटों को कभी नहीं दे सकता। वो उन्हें वाई क्रोमोसोम देता है, लेकिन अपना प्रभावित एक्स वो हमेशा अपनी बेटियों को देगा, जिससे बेटियां कैरियर बन जाती हैं। किसी महिला के वास्तव में कलर ब्लाइंड होने के लिए उसे माता और पिता दोनों से यह जीन चाहिए और इसीलिए यह इतना दुर्लभ है। तो अगली बार जब किसी कमीज के रंग पर बहस हो तो याद रखना, लाखों पुरुषों के लिए यह बहस नहीं, बस जेनेटिक्स है। नंबर 6, धरती के असली फेफड़े जमीन पर नहीं है। एक गहरी सांस लीजिए। अब समंदर को शुक्रिया कहिए। अमेजन का जंगल बेशक बेहद जरूरी है, लेकिन यह हमारा ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे वायुमंडल की 50 से 70% ऑक्सीजन समुद्र से आती है। असली हीरो हैं अदृश्य सूक्ष्म समुद्री फोटोसिंथेसाइजर, फाइटोप्लैंक्टन, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया। ये समुद्र की उस परत में बहते हैं जहां सूरज की रोशनी पहुंचती है और पिछले 3.5 अरब सालों से ये सूरज की रोशनी और CO2 को ऑक्सीजन में बदल रहे हैं। प्रोक्लोरोकोकस नाम की एक प्रजाति इतनी अविश्वसनीय रूप से उत्पादक है कि आप जो भी 5 सांसें लेते हैं उनमें से एक के लिए यह अकेली जिम्मेदार है। जरा इस बात को महसूस कीजिए। एक अकेली कोशिका वाला जीव जिसे आप देख भी नहीं सकते और जिसकी संख्या हमारी आकाश गंगा के तारों से भी ज्यादा है, वो आपकी हवा का 5वां हिस्सा पैदा करता है। विडंबना गहरी है। हम जंगलों की कटाई पर तो सही ही घबराते हैं, लेकिन अक्सर समुद्र की सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। गर्म होता पानी, अम्लीकरण और प्रदूषण इन सूक्ष्म जंगलों को तबाह कर रहे हैं। तो समुद्र को बचाना सिर्फ व्हेल मछलियों को बचाना नहीं है, यह बुनियादी तौर पर उस हवा को बचाना है जिसमें हम सांस लेते हैं। नंबर 5, वो रुई जैसा बादल एक बड़े हवाई जहाज से भी भारी है। ऊपर आसमान में एक अच्छे मौसम वाले बादल को देखिए। हल्का फुल्का लगता है ना? लेकिन भौतिकी कुछ और कहती है। औसत सफेद फूला हुआ बादल करीब 5 लाख किलोग्राम पानी रखता है। यह पूरी तरह भरे हुए बोइंग 747 जंबो जेट से भी ज्यादा भारी है। तो फिर यह गिरता क्यों नहीं? पानी अरबों खरबों सूक्ष्म बूंदों में बिखरा होता है। हर बूंद इंसानी बाल की चौड़ाई से भी छोटी। हवा का प्रतिरोध उन्हें ऐसे थामे रहता है जैसे धूप में चमकते धूल के कण। बादल उसी वजह से तैरता है जिस वजह से गर्म हवा का गुब्बारा। इसके अंदर की नम हवा बाहर की सूखी हवा से कम घनी होती है। जब ये बूंदें आपस में टकराकर जुड़ जाती हैं और इतनी भारी हो जाती हैं कि उस प्रतिरोध को हरा दें, तब जाकर ये बारिश के रूप में गिरती है। तो आप सचमुच लाखों किलो के पानी के गुब्बारे को देख रहे हैं जो आसमान में एकदम संतुलन में ठहरा है। नंबर 4, असली महानगर आपके पैरों के नीचे है। सोचते हैं मिट्टी बस गंदगी है। यह धरती का सबसे विविधतापूर्ण जीव आवास है। एक चम्मच स्वस्थ मिट्टी में उतने ही जीवित प्राणी होते हैं जितने पूरी धरती पर इंसान हैं। हम बात कर रहे हैं अरबों बैक्टीरिया की, मीलों लंबे फंगल तंतुओं की, प्रोटोजोआ, निमेटोड और सूक्ष्म आर्थ्रोपोड्स की। यह एक छुपी हुई फलती फूलती सभ्यता है जहां मुद्रा है पोषक तत्व और रासायनिक संकेत। बैक्टीरिया रिसाइकलर हैं, मृत पदार्थों को तोड़ते हैं। फंगस एक प्राचीन इंटरनेट है, वुड वाइड वेब, जो विशाल नेटवर्क बनाकर पेड़ों की जड़ों को जोड़ता है, जिससे पेड़ संसाधन साझा कर सकते हैं और एक दूसरे को खतरे के संकेत भेज सकते हैं। यह अंडरग्राउंड अर्थव्यवस्था ही वजह है कि जंगल और खेत पनप सकते हैं।
इसके बिना मरे हुए पत्तों का ढेर हमेशा बढ़ता रहेगा, पौधे भूखे मर जाएंगे और वैश्विक चक्र टूट जाएगा। आपका हर कदम एक ऐसी दुनिया पर पड़ता है जो किसी भी इंसानी शहर से कहीं ज्यादा प्राचीन और आपस में जुड़ी हुई है। नंबर 3, कभी कभी गर्म पानी जल्दी जम जाता है। 99% समय आपका अंतर्ज्ञान सही है। ठंडा पानी जल्दी जमता है, लेकिन बहुत विशेष परिस्थितियों में इसका उल्टा सच हो सकता है। यह अजीबोगरीब घटना इम्पेम्बा प्रभाव कहलाती है। इसका नाम इरास्टो मपेम्बा नाम के एक तंजानियाई छात्र पर रखा गया है, जिसने देखा कि उसके स्कूल के फ्रीजर में उसका गर्म आइसक्रीम मिश्रण ठंडे मिश्रण से जल्दी जम गया। ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिकों में अभी भी बहस है, लेकिन प्रमुख थ्योरी कहती है कि गर्म पानी का वाष्पीकरण तेजी से होता है, जिससे जमने के लिए बचा पानी का कुल आयतन कम हो जाता है। यह भी हो सकता है कि गर्म पानी में घुली हुई गैस कम हो, जो बर्फ बनने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है, या ठंडे पानी के ऊपर बर्फीली सतह की एक परत बन सकती है जो इंसुलेटर का काम करती है। यह कोई जादू नहीं है, यह ऊष्मागतिकी का एक जटिल खेल है, और यह एक बढ़िया याद दिलाता है कि सामान्य बुद्धि एक अच्छी गाइड है, लेकिन विज्ञान के पास हमेशा एक प्लॉट ट्विस्ट तैयार रहता है। नंबर 2, हीरों की बारिश दूसरे ग्रहों का मौसम है। पानी के चक्र को भूल जाइए। नेपच्यून और यूरेनस जैसे बर्फीले दानव ग्रहों पर मौसम का हाल बताएगा हीरों की बारिश। इन ग्रहों का वायुमंडल मीथेन से भरपूर है। हजारों मील अंदर दबाव और गर्मी इतनी अकल्पनीय रूप से तीव्र हो जाती है कि वे मीथेन के अणुओं को तोड़ सकते हैं। कार्बन के परमाणु इतनी जोर से दबते हैं कि वे ठोस हीरों में क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। ये हीरे के ओले फिर ग्रहों की कोर की तरफ गिरते हैं। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में इसे फिर से बनाया है। शक्तिशाली लेजरों का उपयोग करके कार्बन युक्त पदार्थ को झटका दिया और नैनो हीरो को बनते देखा। शनि और बृहस्पति पर भी ऐसी ही प्रक्रियाएं सचमुच पहाड़ के आकार के हीरों के टुकड़े बना सकती हैं। हमारे ब्रह्मांड में एक कीमती रत्न मौसम का ही एक चरम रूप मात्र है। नंबर 1, आपके अंदर जहर बनाने का जेनेटिक ब्लूप्रिंट मौजूद है। जहर सांपों और बिच्छुओं के लिए आरक्षित कोई खास महाशक्ति नहीं है। यह एक नए उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया जैविक टूलकिट है, और सभी स्तनधारी, जिनमें आप भी शामिल हैं, इसका क्रम विकास से बना खाका अपने अंदर रखते हैं। शोध दिखाते हैं कि कोबरा और यहाँ तक कि कुछ छूंदर जैसे विषैले जानवर संशोधित लार ग्रंथियों का उपयोग करके अपने टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। वो जीन जो इन विषैले प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, वे हमारे अंदर मौजूद उन जीन से अविश्वसनीय रूप से मिलते जुलते हैं जो हमारी अपनी लार को नियंत्रित करते हैं। इंसानों में ये जीन हमारे थूक में पाचक एंजाइम्स बनाने में मदद करते हैं, लेकिन सही क्रम विकास के दबाव या उत्परिवर्तनों की एक श्रृंखला के साथ वही थूक सिद्धांत रूप में जहरीला बन सकता है। जरा सोचिए, क्रम विकास ने स्वतंत्र रूप से सैकड़ों बार विभिन्न प्रजातियों में जहर का आविष्कार किया है। यह एक बार बार दोहराई जाने वाली तरकीब है। इसका मतलब यह नहीं कि हम जल्द ही विषैले दंश विकसित करने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब है कि बुनियादी मशीनरी हमारे डीएनए में गहराई से दबी पड़ी है। हम उन जीवों के साथ एक प्राचीन साझा पूर्वज रखते हैं जिन्होंने थूक को हथियार में बदल दिया। तो इंसान की लार और सांप के जहर के बीच का अंतर कोई बड़ी छलांग नहीं है। यह बस लाखों सालों की अलग अलग जरूरतों द्वारा पलटे गए कुछ जेनेटिक स्विच हैं।